आइए तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर अमेलगमेशन। मैं गगन कपूर आप सभी का वेलकम करता हूं। हमने अभी तक अमेलगमेशन में 2 क्लासेस की हैं, जिसमें से पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि परचेज कंसिडरेशन क्या होता है। अमेलगमेशन में एक वेंडर कंपनी है जो अपना बिजनेस सेल कर रही है, एक परचेजिंग कंपनी है जो बिजनेस एक्वायर कर रही है। तो जो कंपनी बिजनेस एक्वायर कर रही है वो वेंडर कंपनी को जो प्राइस देती है दैट इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। पहला टेक्निकल पॉइंट है कि सर परचेज कंसिडरेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने आपको 2 क्लासेस इसके ऊपर दी हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको परचेज कंसिडरेशन के बारे में बताया था, थ्योरेटिकली बताया था कि कौन से मेथड्स होते हैं। सेकंड क्लास में मैंने आपको प्रैक्टिकल करवाया था। तो अब हमें परचेज कंसिडरेशन की एक बेसिक नॉलेज आ चुकी है। अब इस चैप्टर में हमारे पास 2 तरह की कंपनीज हैं। एक वो कंपनी है जो अपना बिजनेस क्लोज कर रही है, वेंडर कंपनी। वेंडर कंपनी की बुक्स में ट्रीटमेंट कैसे होगा आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक ये रहने वाला है कि ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी। पहले हम आज वेंडर कंपनी की बुक्स डिस्कस करेंगे और फिर बाद में हम परचेजिंग कंपनी की बुक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। नाउ मेरे पास 2 तरीके हैं। या तो मैं पहले आपको प्रोसीजर लिखवा दूं कि सर कैसे हम लोग बुक्स को क्लोज करेंगे, क्योंकि जो कंपनी बंद हो रही है उसकी बुक्स क्लोज होनी है। कैसे करेंगे मैं आपको लिखवा दूं। या दूसरा तरीका यह है कि पहले मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूं और फिर आपको उसकी नोटिंग करवा दूंगा। बुक से भी दिखा दूंगा। बुक में थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा होता है, बच्चे सर के बाल खींचने लगते हैं, कह रहे सर कितना कॉम्प्लिकेटेड लिखा है। तो मैं आपको इजीली बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं सोच रहा हूं कि पहले मैं नोटिंग करवा दूं या पहले मैं सीधा क्वेश्चन करवा दूं। चलो एक काम करते हैं, पहले हम चलते हैं और हम क्वेश्चन के पास चलते हैं। हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 12 है, इलस्ट्रेशन नंबर 12, ठीक है। और इसको आप चाहे तो एग्जाम की रिवीजन के लिए मार्क कर सकते हैं। वैसे तो इलस्ट्रेशन बहुत सिंपल है, पर इसके अंदर हम एक आधा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे, जिसे हम बोलते हैं लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। आगे चल के आपको बता दूंगा। आपने मन में पहले तो ये आ रहा है कि सर हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, हमारे को वेंडर कंपनी की बुक्स में ट्रीटमेंट आता नहीं है। तो आपको बता दूं, आपने स्कूल में 12th क्लास में पार्टनरशिप में पढ़ा था कि हम पार्टनरशिप फर्म को जब डिसॉल्व करते हैं तो हम कैसे डिसॉल्व करते हैं। सर हम तब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे, बिल्कुल वैसे ही हम यहां पर भी रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। लेकिन सर मेरे को वो बातें अब ध्यान नहीं है थोड़ी, तो उनको भूल जाओ। बस मैंने ये बताना था कि ये लगभग बिल्कुल वैसे ही है, सिंपल होता है। मुझे तो बहुत सिंपल लगता था, आपको नहीं पता, बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूं और फिर उसके बाद में क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ए लिमिटेड एक्वायर्स द बिजनेस ऑफ बीसी लिमिटेड। इसका मतलब ए कंपनी तो हो गई परचेजिंग कंपनी, और बीसी कंपनी जो है ये हो गई हमारी वेंडर कंपनी। हुज बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च इज एज अंडर। तो हमें एक बैलेंस शीट दी हुई है वेंडर कंपनी की। अक्सर क्वेश्चन में हमें वेंडर कंपनी की बैलेंस शीट दी होती है। हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है। अब शेयर कैपिटल के अंदर कितना इक्विटी है और कितना प्रेफरेंस है ये हमें नोट्स टू अकाउंट्स में मिल जाएगा। हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस है, हमारे पास 8% डिबेंचर्स की बोरोइंग है, हमारे पास करंट लायबिलिटीज के नाम पर ट्रेड पेबल है, और हमारे पास अदर लायबिलिटीज भी हैं। इनका इंटरेस्ट एक्रूड और ड्यू ऑन डिबेंचर्स। हमारे पास डिबेंचर्स का एक इंटरेस्ट एक्रूड चल रहा है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन के अंदर नॉन करंट एसेट्स दिए हुए हैं, पीपीई दी हुई है, इंटेंजिबल एसेट्स दिए हुए हैं जिनकी डिटेल हमें नोट्स टू अकाउंट्स में मिल जाएगी। अदर नॉन करंट एसेट शेयर इशू एक्सपेंसेस, तो इसे आप फिक्टिशियस एसेट कह सकते हैं। फिक्टिशियस एसेट का मतलब समझते हैं, जिनकी कोई वैल्यू होती नहीं है। ये बैलेंस शीट में दिखाए क्यों हुए हैं, दिखाने ही नहीं चाहिए थे, लेकिन दिखा रखे हैं। तो हम एग्जामिनर के साथ झगड़ा तो करेंगे नहीं ना कि सर आपने यहां पर क्यों दिखा रखे हैं, कोई बात नहीं।
उसके बाद सर करंट एसेट्स में हमारे पास स्टॉक है, हमारे पास डेटर्स हैं, हमारे पास कैश है, और फिर से हमारे पास शेयर इश्यू एक्सपेंसेस है। इसका मतलब शेयर इश्यू एक्सपेंसेस कुछ करंट कैटेगरी में है, कुछ नॉन करंट कैटेगरी में है। तो मैं इन दोनों को अगर कंबाइन कर लूं तो ये टोटल मेरे पास 30,000 रुपीज के शेयर इश्यू एक्सपेंसेस है। बस। तो सर इस बैलेंस शीट से हमने पढ़ करके क्या सीखा? तो हमें कुछ सीखना ही नहीं है। जो कंपनी अपना बिजनेस क्लोज कर रही है, हमें तो ये सीखना है कि सर उस कंपनी की बुक्स को कैसे क्लोज किया जाए। और बुक्स का मतलब है इसके पास जो ये बैलेंस शीट है, अब हम इसे क्या करेंगे? तो इसे हम क्लोज करेंगे। अब सर इसे हम कैसे क्लोज करेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि क्लास 12th में भी आप ये काम करते थे कि इस बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स हैं, इस बैलेंस शीट में जो भी लाइबिलिटीज हैं, बताओ उन सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को आप एक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो जिसका नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसका मतलब है मुझे क्या करना है? एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। ये बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज आ रही हैं, जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज आ रही हैं, वो मुझे ट्रांसफर करनी है रियलाइजेशन अकाउंट में। ये सारा प्रोसीजर मैं आपको लिखवा दूंगा। अगर आपको डाउट है तो आप लिख लो, आप अभी लिख लो, मैं बाद में लिखवा दूंगा। तो मेरा सबसे पहले स्टेप नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 12 करें तो मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगा? मैं बनाऊंगा रियलाइजेशन अकाउंट। सर रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता था? बहुत ही आसान होता है रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, इतना सिंपल कि मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। जितने भी एसेट्स होते हैं वो सारे के सारे रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पर आ जाते हैं। ये मेरी बैलेंस शीट है। तो मैं पहले एसेट साइड के ऊपर आता हूं। एसेट साइड के ऊपर सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स को मैंने उठाया। नॉन करंट एसेट्स में पहली हेडिंग मिली पीपीई। पीपीई का बैलेंस दिया हुआ था 14 लाख। तो इसकी डिटेल कहां है? अगर इसकी डिटेल मिल जाएगी तो वहां पर मैं डिटेल मेंशन कर दूंगा। तो मैंने थोड़ा सा नीचे देखा, ये देखो आपके पास पीपीई जो है वो है 14 लाख रुपीस की, पीपीई 14 लाख रुपीस की। और नीचे देखो यहां पर ये आपको 14 लाख की पीपीई दी हुई है। पीपीई के अंदर आपको दिया हुआ लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख है, प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख है। तो यहां लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स। एसेट्स का बेटे डेबिट बैलेंस होता है, इसीलिए जब बैलेंस शीट से यहां ट्रांसफर करूंगा तो डेबिट साइड पे ट्रांसफर करूंगा। इसमें किसी ने कंफ्यूज नहीं होना। तो अब मैं क्या करूं? अब मैं यहां लिख देता हूं सबसे पहले तो सर यहां पर है लैंड एंड बिल्डिंग। आपकी मर्जी है कि आप इस अमाउंट को इनर कॉलम में लिखना चाहो, आउटर कॉलम में लिखना चाहो, आपकी मर्जी है। मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। आपकी मर्जी है, आप बाहर लिखना चाहो बाहर लिख सकते हो, लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है। उसके बाद अब आप पेपर में काटा पीटी मत करना, मैं आपको बता रहा हूं कि भाई मैंने ये वाला बैलेंस यहां से हटा के ट्रांसफर कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सारे के सारे एसेट्स पकड़ के कहां लेके जाने हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। सारे एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में लेके जाने हैं। नेक्स्ट आ गया सर मेरे पास इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल 2 लाख की और पेटेंट 1 लाख का। तो मैंने यहां लिखा गुडविल 2 लाख की और पेटेंट 1 लाख का। लीजिए यहां से इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, पेटेंट ये भी हमारी ट्रांसफर हो गई। यानी नोट्स टू अकाउंट्स में एसेट्स के बारे में इतनी ही जानकारी थी। नाउ ये भी हमने यहां से कट कर दिया। अब आ गया मेरे पास अदर नॉन करंट एसेट शेयर इश्यू एक्सपेंसेस। ये कोई एसेट नहीं है, ये दरअसल लॉसेज हैं। तो ये मेरे रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में तो वही जाता है जो एसेट मैं बेच सकता हूं। जिस एसेट को मैंने सेल करना है वही एसेट रिलेशन में जाएंगे। तो ये जो लॉसेस हैं, ये जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं, ये सेल नहीं होते, कौन खरीदेगा? रिलेशन अकाउंट में नहीं जाएंगे। ठीक है। तो सर कहां जाएंगे? कहीं तो जाएंगे, बिल्कुल कहीं जाएंगे। अभी बताता हूं कहां जाएंगे। मैं काम करता हूं, यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट के बाद मुझे
बैलेंस शीट के अंदर ये बताओ, बैलेंस शीट में मेजर हेडिंग में मेरे पास एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होती हैं, वो सब मेरी रियलाइजेशन अकाउंट में आएंगी। अदर देन दैट मेरे पास क्या होता है, मेरे पास होते हैं शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स में मेरे पास इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, मेरे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं। तो मैं दोनों का अकाउंट बनाऊंगा। मैं यहां पर बनाऊंगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, और एक मैं बना दूंगा इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। अब मेरे पास ना यहां पर, क्योंकि मैं समझा रहा होता हूं और मेरे को बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए मैं अगर ये प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाता हूं, प्रॉपर नहीं लिखता हूं, इक्विटी को पूरा नहीं लिखता हूं, तो आप भी एग्जाम में ये मत कर देना कि सर हमने भी इक्यू लिख के छोड़ दिया था। प्लीज वहां पूरा इक्विटी शेयर होल्डर्स पूरा लिख के आना। ठीक है सर। नाउ ये लॉसेस हैं, ये लॉसेस हैं, और ये शेयर इश्यू एक्सपेंसेस ये भी लॉसेस हैं। तो हमारी कंपनी में जो भी प्रॉफिट होगा, हमारी कंपनी में जो भी लॉस होगा, बस मुझे बता दो वो किसका होगा। आपकी कंपनी में जो भी प्रॉफिट और लॉस होते हैं ना, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के नहीं होते। यानी कि ये जो लॉसेस हैं ये मैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के हैं, उन्हीं के अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। इसे आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। आपको मेरी बात समझ में आती है? जो एसेट सेल होंगे वो रियलाइजेशन में चले जाएंगे। अब अगर कोई बच गया तो क्या कारण होगा, वो फिक्टिशियस एसेट्स हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या लॉसेस है। इन सबको पकड़ के कहां ले जाऊंगा, शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ले जाऊंगा। और शेयर होल्डर में भी कौन से, इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। तो बेटे इक्विटी शेयर में लिख दूंगा टू शेयर इश्यू एक्सपेंसेस। आपने हेडिंग नहीं लिखनी, आपने अकाउंट का नाम लिखना है। और अकाउंट मेरे पास जो शेयर इश्यू एक्सपेंसेस है, भले बैलेंस शीट में वो दो जगह पर आ रहा है, पर मैं उसे यहां पर कंबाइन करके लिख दूंगा। अगर कोई बच्चे को डाउट हो रहा होगा कि सर मैंने अगर अलग अलग करके लिख दिया, तो भी मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब तो ये हुआ कि सर मैं इसको भी काट दूं कि हाँ जी मैंने इसको भी खत्म कर दिया बैलेंस शीट से, और मैंने इसको भी बैलेंस शीट से खत्म कर दिया। अब मेरे पास बच गया स्टॉक, तो स्टॉक को भी मैं बेचूंगा, बिजनेस बंद करूंगा, स्टॉक को भी बेचूंगा। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल मतलब मेरे डेटर्स, में इनको भी बेचूंगा, तो मैं इन्हें भी ट्रांसफर कर देता हूं। स्टॉक 2 लाख का है, ट्रेड रिसीवेबल 250 के हैं। स्टॉक 2 लाख और ट्रेड रिसीवेबल, इसका मतलब डेटर्स हैं 2,50,000। कुछ बच्चे तो मेरी बात बड़े आराम से सुन रहे हैं, उनके तो दिमाग में कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ बच्चों को याद आ रहा है। वो कह रहे हैं कि सर हमारी क्लास में जब हम ट्यूशन जाते थे तो हमारे टीचर कहते थे कि डेटर्स का अमाउंट पूरा का पूरा डेबिट साइड पे आएगा, और अगर इसके अंदर माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है तो वो आपके क्रेडिट साइड पे आएगा। बिल्कुल ठीक है। जो ट्रेड रिसीवेबल का फुल अमाउंट होता है वो डेबिट साइड पे आता है, और अगर क्वेश्चन में आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिए हुए होंगे तो वो आप रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिख देना। यानी नेट करके अमाउंट मत लिखना, हर एक अकाउंट को पूरा पूरा ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, हमने पहले अपनी एसेट साइड को पकड़ा और ट्रांसफर कर दिया। अब आइए, अब लाइबिलिटी साइड पर आते हैं। अब मेरे पास शेयर कैपिटल है 14 लाख की, उसकी डिटेल मुझे यहां दी हुई है कि मेरे पास 10 लाख की इक्विटी कैपिटल है और मेरे पास 4 लाख की प्रेफरेंस कैपिटल है। तो यहां लिख दूंगा बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 4 लाख की प्रेफरेंस कैपिटल है, और बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख की मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है। ठीक है, उसके बाद सर मेरे पास रिजर्व्स एंड लाइबिलिटीज, रिजर्व एंड सरप्लस है मेरे पास। रिजर्व एंड सरप्लस में मेरे पास कैपिटल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है। अब वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है 40,000 का, और मुझे एक्सपेक्टेड लग रहा है कि लाइबिलिटी है 10,000 की। तो फिर सर क्या करें, सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट 50,000। तो यहां लिख दूंगा जो भी मेरे रिजर्व्स हैं, जो भी मेरे यहां आ जाएंगे सबके सब बाय कैपिटल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व, बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व,
इन एक्सेस ऑफ लाइबिलिटी, और यहां पर आ जाएगा बाय सरप्लस। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास कैपिटल रिजर्व 2 लाख, 1 लाख, ये 2 लाख है, ये 1 लाख है, और मेरे पास वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ये वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व मेरे पास 40,000 है, इसके अगेंस्ट लाइबिलिटी 10,000 है। पर ये लाइबिलिटी कैसी है? क्या ये एक्चुअल लाइबिलिटी है? नहीं सर, ये एक्सपेक्टेड लाइबिलिटी है। तो सर इसके दो पार्ट ब्रेक कर दीजिए, इसमें से रिजर्व कितना है ये बता दीजिए, लाइबिलिटी कितना है ये बता दीजिए। तो ये एक्सपेक्टेड लाइबिलिटी तो कोई लाइबिलिटी होती नहीं है, एक्चुअल लाइबिलिटी आएगी तब देखेंगे। और सर हमारे पास सरप्लस है 50,000, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं 40,000 और यहां लिख देता हूं 50,000। बताइए, तो मैंने क्या किया? प्रेफरेंस कैपिटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अकाउंट में लिख दी, इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में लिख दी। जैसे आपके 12th क्लास में ए और बी पार्टनर होते थे ना, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक पार्टनर था, उसकी कैपिटल को उसके अकाउंट में लिख दिया। इक्विटी शेयर होल्डर दूसरा पार्टनर था, तो उसकी कैपिटल को उसके अकाउंट में लिख दिया। नाउ पार्टनरशिप में तो सर जो प्रॉफिट और रिजर्व होते थे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, लेकिन कंपनी में क्या होता है, जितने भी प्रॉफिट और लॉस होंगे वो सारे के सारे आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स के होते हैं। तो एसेट साइड पे लॉसेस थे, वो भी मैंने इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में डाल दिए, और जितने भी रिजर्व्स मुझे दिए हुए थे वो भी मैंने इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में डाल दिए। एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, तो एसेट्स को मैंने डेबिट साइड पे दिखाया, रिजर्व्स, कैपिटल, लाइबिलिटीज, इन सब का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो मैं इनको क्रेडिट साइड पे दिखाता हूं। बहुत सिंपल सा रूल है। इनमें से जो भी बात आपको मेरी डिफिकल्ट लगे आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। हो गया, आगे बढ़ते हैं। सर अब हमारे पास गिवन है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर्स के 2,50,000, ये हमारे पास डिबेंचर्स की लाइबिलिटी गिवन है। बताओ कहां जाएगी? सर रूल बहुत सिंपल है, सारे एसेट्स लाइबिलिटीज मेरे रियलाइजेशन अकाउंट में जाने वाले हैं। तो मैं यहां लिख दूंगा बाय 8% डिबेंचर्स 2,50,000। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स 1,50,000 बाय ट्रेड पेबल्स 1,50,000। अदर करंट लाइबिलिटीज में इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू बाय इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू 10,000। तो ये हमने शेयर कैपिटल ट्रांसफर कर दी, रिजर्व एंड सरप्लस ट्रांसफर कर दिए, ट्रेड पेबल्स हमने ट्रांसफर कर दिए 150, और हमारे करंट अदर करंट लाइबिलिटीज में इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू था 10,000। मुझे बताइए क्या हमने सारी की सारी बैलेंस शीट ट्रांसफर कर दी, हाँ या ना? सर लगता तो है हमने सारी बैलेंस शीट ट्रांसफर कर दी। चलिए मैं आपको यहां पर दिखा भी देता हूं कि ये देखिए हमने यहां पर नोट मेकिंग आपके लिए कर रखी है। जिन बच्चों को टेंशन हो रही हो कि सर पता नहीं बाद में नोट मेकिंग कैसे होगी, तो टेंशन मत लो। ये देखो, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम क्लोज करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ वेंडर कंपनी। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या होता है कि आपको बैलेंस शीट क्लोज करनी है। अब बैलेंस शीट को आप कैसे क्लोज करोगे? इसके लिए एक तो मैं बनाता हूं रियलाइजेशन अकाउंट। मुझे बताओ रियलाइजेशन अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट जाके क्लोज होंगे? मेरे सारे एसेट्स, सारी लाइबिलिटीज और सारे के सारे प्रोविजंस कहां जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे। अभी बताया था कि अगर डेटर्स होते तो डेबिट साइड में, प्रोविजन है तो क्रेडिट साइड में। तो सभी एसेट, सभी लाइबिलिटीज, सभी प्रोविजन कहां जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अकाउंट में प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल जाएगी। क्या इसमें कोई रिजर्व एंड सरप्लस भी जाएगा? नहीं सर, जो भी रिजर्व्स होंगे, जो भी प्रॉफिट होंगे, जो भी लॉसेस होंगे वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के होंगे। इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में हम इक्विटी शेयर कैपिटल डालेंगे, रिजर्व डालेंगे, लॉसेस और फिक्टिशियस एसेट्स भी हम वहीं डालेंगे। कैपिटल और रिजर्व्स क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए वो क्रेडिट साइड पे जाते हैं। लॉसेस और फिक्टिशियस एसेट्स डेबिट होता है, तो वो डेबिट साइड पे जाता है। अब हमने यहां पे लिखा कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक बैलेंस को लेकर के इस चैप्टर में थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। नॉर्मली कैश और बैंक बैलेंस भी रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा सर, लेकिन क्लास 12th में नहीं जाता था, यहां जाएगा। लिख लीजिए कि कैश और बैंक बैलेंस कहां जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा।
तो सर अगर वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा तो फिर यहां पर आपने कैश और बैंक अकाउंट को अलग से क्यों दिखाया? तो यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने लिखा है कि हर बार नहीं जाता। तो सर ऐसा क्यों होता है, समझिए, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। जब मैंने अपना बिजनेस परचेजिंग कंपनी को दे दिया तो मेरे हर एक एसेट्स और लाइबिलिटीज ऑटोमेटिकली परचेजिंग कंपनी के पास चले जाते हैं। तो मेरे कैश और बैंक बैलेंसेस पर भी किसका अधिकार हो जाता है? परचेजिंग कंपनी का। वो परचेजिंग कंपनी के पास चले जाते हैं। पर इस चैप्टर में एक छोटी सी समस्या है। एक छोटी सी समस्या यह है कि कई बार एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, डीलिंग फंस जाती है। एक एक करके बताऊंगा, सारी बातें अभी नहीं बता सकता, तो उसमें से एक छोटा सा पॉइंट पकड़ लेता हूं, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का। भाई वेंडर कंपनी बंद हो रही है और वेंडर कंपनी को लगता है कि भैया हमारे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस होंगे 50,000 रुपए के। अब वेंडर कंपनी परचेजिंग कंपनी को बोलती है कि भैया तुम मेरे सारे के सारे एसेट लेके जा रहे हो, मेरा कैश और बैंक भी लेके जा रहे हो, बताओ जब मेरी कंपनी बंद होगी, मेरे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेमेंट की बात आएगी तो मैं कहां से पेमेंट करूंगी? तब परचेजिंग कंपनी कहती है कि यार चल ठीक है, तू 50,000 रुपए का कैश अलग रख ले, बाकी सब मेरा हो गया। तो 50,000 का कैश मैंने रखने को दे दिया परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी को, तो वो 50,000 का कैश मेरे कैश अकाउंट में चला जाएगा। वापिस आता हूं, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, आप पहली बार सुन रहे हो तो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। मैंने पहला पॉइंट क्या कहा कि मैंने कहा कि हमेशा कैश और बैंक भी मेरा रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाता है, पर कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन होती हैं जब वो नहीं जाता। रेयरली होता है कि जब वो नहीं जाता, जिसमें से मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि कई बार क्वेश्चन कह देता है कि भाई आपको लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, या कई बार होता है कि कोई लाइबिलिटी अड़ जाती है कि भैया मुझे परचेजिंग कंपनी के पास नहीं जाना है, मैं तो अपना अकाउंट सेटल कराऊंगी और तभी आपको अमेलगमेशन करने दूंगी। तो परचेजिंग कंपनी कह देती है कि भाई तू कुछ पैसे रख ले और तू इसको पेमेंट दे देना। तो मुझे यानी कि क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा और क्वेश्चन ही मुझे बताएगा कि मैं कैश को कहां डालूं, रियलाइजेशन में डालूं या बैलेंस में डालूं, या कितना रियलाइजेशन में डाल दूं और कितना बैलेंस में डाल दूं। जितना वो कहेंगे बैलेंस रखना है उतना मैं बैलेंस रखूंगा। ये कोई लंबी चौड़ी दिक्कत की बात नहीं है। आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि सर मान लीजिए परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी को कह दिया कि 50,000 का कैश तुम रख लो, लेकिन खर्चे केवल 30,000 हुए, तो क्या होगा? तो जो भी कैश बचेगा वो सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स को चला जाएगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर मेन अधिकार किसका है? उसके इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। ठीक है सर, इस क्वेश्चन में क्या कैश और बैंक बैलेंस था या नहीं था? मुझे भी ध्यान नहीं, हमने कैश और बैंक की तो बात ही नहीं की। लीजिए भाई वापिस आते हैं। ओ ये देखिए, कैश और बैंक बैलेंस तो अभी हमारा छूटा हुआ है, इसका तो हमने ट्रीटमेंट ही नहीं किया। तो सर एक काम करते हैं, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? लिखा है ए लिमिटेड टू टेक ओवर ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश। यानी उन्होंने कहा है कि गगन कैश को हम नहीं ले रहे, इसका मतलब यहां पर कुछ ना कुछ कैश पेमेंट की बातें वेंडर कंपनी के लिए होने वाली है, इसलिए उन्होंने परचेजिंग कंपनी ने कहा वेंडर कंपनी को भाई तू कैश रख ले। तो इसका मतलब अब मैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या करूंगा? तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं अपने पास एक बैंक अकाउंट और बनाऊंगा। मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट, और यहां लिख दूंगा बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। अब अगर आपने मेरी बात को समझा नहीं होगा तो आप कहोगे कि सर आपने तो कहा था कि बैंक का बैलेंस बैंक अकाउंट में जाता है। मैंने कहा नहीं बेटे, बैंक का बैलेंस जो है रियलाइजेशन में जाता है। अगर क्वेश्चन कह रहा हो कि भाई ये रिलेशन में नहीं जाएगा, मैंने टेक ओवर नहीं किया, तो यहां आता है। तो पहली ही इलस्ट्रेशन में एक्सेप्शनल सिचुएशन आ गई, इसलिए मैंने यहां पर डाल दिया। प्लीज बात को समझ लेना और उसको नोट कर लेना। एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओगे। अब बताओ क्या मेरी बैलेंस शीट ट्रांसफर हो गई? यस सर, आपकी बैलेंस शीट ट्रांसफर हो चुकी है। अब क्या करना है? अब बेटे मेरे को ना दो अकाउंट और बनाने पड़ेंगे। एक तो बनाना पड़ेगा परचेजिंग कंपनी का अकाउंट,
और परचेजिंग कंपनी हमारे यहां पर कौन है? ए लिमिटेड। तो एक तो मुझे बनाना पड़ेगा ए लिमिटेड का अकाउंट, क्योंकि हम जब कंपनी बंद करेंगे तो हमें परचेजिंग कंपनी के साथ कुछ लेन देन करने हैं। तो हमने ए लिमिटेड का अकाउंट बना लिया। उसके बाद अब मैं नीचे जाऊंगा और मैं बनाऊंगा अपने पास वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स में मेरा सबसे पहले काम होगा कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। और यहां पर मुझे वो गाना याद आ जाता है, क्या तुम्हें याद है। हम सबसे पहले मेथड लगाते हैं नेट पेमेंट मेथड। तो आइए क्वेश्चन से पूछते हैं कि क्या नेट पेमेंट मेथड से पीसी मिल सकता है? अच्छा, नेट पेमेंट मेथड कहता था कि गगन सर आपने ढूंढना है कि आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या पेमेंट की है और आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या पेमेंट की है। ठीक है, पेमेंट किस फॉर्म में की है और क्या कोई कैलकुलेशन की जरूरत है, वो कर लेना। उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसको टोटल कर लेना। ये आपका परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा। ये अगर मिल जाए तो हमारी बात आगे चल जाए। तो मैंने कहा चलिए क्वेश्चन के पास चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि गगन ए लिमिटेड टू टेक ओवर ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश, यानी हमने वो नहीं लिया, एंड ऑल लाइबिलिटीज एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैंने इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स परचेजिंग कंपनी ने नहीं लिया, तो सर इसका भी अलग अकाउंट खोल दो। ऐसा नहीं है बेटे, ऐसा नहीं है। ये तो रियलाइजेशन अकाउंट में जा चुका है और हमने कोई गलती नहीं की है। बस वो ये कहना चाहता है कि गगन तुम्हें इसकी पेमेंट सेपरेटली करनी होगी, इसकी पेमेंट मुझे सेपरेटली करनी होगी। ठीक है, एंड टू पे फॉलोइंग अमाउंट्स। ए लिमिटेड कह रही है कि भाई हम क्या क्या पे करेंगे। मैंने कहा हाँ, पेमेंट का इशारा तो मिल रहा है, पढ़िए। नंबर 1, 2,50,000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच इन ए लिमिटेड फॉर द एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर्स इन बीसी लिमिटेड। यानी पुरानी कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को नई कंपनी कह रही है हम तुम्हें 2,50,000 डिबेंचर्स देंगे, 100 रुपीज वाले देंगे, और हम आपको देंगे कितने में? ईच डिबेंचर ऑफ ए लिमिटेड इज टू बी ट्रीटेड एज वर्थ 105। तो एक तो पेमेंट है ये कि आपको 2,500 डिबेंचर्स दिए जाएंगे एट द रेट ऑफ 105। 2,50,000 इंटू 105 कितना होगा? 26 लाख। नहीं, हाँ, 2,62,500। 2,62,500 कैलकुलेट कीजिए और मुझे बताइए। 2,62,500। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बेटे ये लाइबिलिटी, डिबेंचर्स की लाइबिलिटी ए लिमिटेड ने टेक ओवर की है। बोलो हाँ या ना। डिबेंचर होल्डर्स की जो लाइबिलिटी है वो ए कंपनी कह रही है कि मैंने टेक ओवर कर ली। क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने सभी ऐसे टेक ओवर कर लिए, कैश छोड़ दिया, सभी लाइबिलिटीज टेक ओवर कर ली, केवल इंटरेस्ट एक्रूड छोड़ दिया। यानी डिबेंचर्स किसने ले लिए? ए लिमिटेड ने टेक ओवर कर लिए। अब ए लिमिटेड ने टेक ओवर कर लिए तो इसकी पेमेंट ए लिमिटेड करेगी। मैं कौन हूं? वेंडर कंपनी बीसी लिमिटेड। भाई तो मैंने इसकी कोई ट्रीटमेंट करनी है? आंसर इज नो। यहां पर नोट कर लीजिए कि आपने वेंडर कंपनी की बुक्स में इसका कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कहां चला जाएगा? ये परचेजिंग कंपनी के पास चला जाएगा। इसकी कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। सर क्या ये परचेज कंसिडरेशन के अंदर लिख लें? तो परचेज कंसिडरेशन के अंदर आता है पेमेंट टू शेयर होल्डर्स, यानी ये परचेज कंसिडरेशन में भी मेरे काम का नहीं है। जब मैं परचेजिंग कंपनी की बुक्स की बात करूंगा तब ये पॉइंट मेरे लिए रेलिवेंट हो जाएगा और इसकी एंट्री मैं वहां करूंगा। पर इस क्वेश्चन में अगर आप ढूंढो, आप कहो कि सर इसका आपने क्या किया, तो इसका हम कुछ नहीं करेंगे, ये हमने परचेजिंग कंपनी को दे दिया। जो एसेट हमने परचेजिंग कंपनी को दे दिया, जो लाइबिलिटी हमने परचेजिंग कंपनी को दे दी, अब हम उसका कुछ भी ट्रीटमेंट यहां पर नहीं करने वाले।
फिर क्वेश्चन कह रहा है फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर्स इन बीसी लिमिटेड ₹10 इन कैश और 1 शेयर ऑफ ₹100, ये हमें देना है। तो हमारे पास 4000 प्रेफरेंस शेयर्स है, ₹10 का हमने कैश देना है। तो यहां पर एक तो हमने कैश देना है ₹10 का, 4000 इंटू 10 और 4000 इंटू 100, 4 लाख, ये 4,40,000 तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने हैं। ठीक है सर, ये हमारे परचेज कंसिडरेशन के अंदर आएगा। फॉर ईच इक्विटी शेयर इन वेंडर कंपनी ₹2 इन कैश और 1 शेयर ऑफ ₹10 ईच एट मार्केट वैल्यू ऑफ ₹15। ओके, और हमारे पास जो इक्विटी शेयर थे वो शायद 10,000 थे, 1 लाख थे। ओके, तो यहां पर एक तो हम इन्हें कैश दे रहे हैं, ₹2 का तो कैश दे रहे हैं, तो 1 लाख शेयर्स हैं तो 2 लाख का कैश हो गया। और इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स हम इन्हें दे रहे हैं 1 लाख इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, और जो हम देंगे वो हम एग्रीड प्राइस ₹15 पर देंगे। तो ये हो गया हमारा 15 लाख, यानी इन्हें मिलेगा टोटल 17 लाख, और ये टोटल हो गया 21,40,000। मुझे बताइए, क्या कोई भी पेमेंट आपको ऐसी दिखाई दे रही है जहां लिखा हुआ हो बैलेंस इन कैश? नहीं लिखा हुआ, इसलिए इसका मतलब हमारा परचेज कंसिडरेशन नेट पेमेंट मेथड से निकल गया। अब हमें कोई और टेंशन नहीं लेनी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन इन द वेंडर कंपनी आर टू बी रीइंबर्स्ड बाय ए लिमिटेड। अब ये प्रॉब्लमेटिक पार्ट आ गया। ए कंपनी कह रही है वेंडर कंपनी को, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे जो रिलायंस के खर्चे होंगे ना वो हम दे देंगे। रिइंबर्समेंट का मतलब क्या होता है? आप खर्चा कर लेना, हमसे ले लेना। यानी परचेजिंग कंपनी कह रही है खर्चे के पैसे हमसे ले लेना, लेकिन उन्होंने कैपिंग कर दी कि हम ये खर्चा आपको देंगे कितना, केवल ₹15,000 तक, जबकि एक्चुअल खर्चे उनके हो गए 25,000। यानी ₹10,000 का बर्डन वेंडर कंपनी के ऊपर आएगा। परचेजिंग कंपनी ने बोला आप खर्चा कर लो, खर्चा मुझसे ले लेना, लेकिन एक लिमिट लगा दी कि भाई 15,000 से ज्यादा तो हम देंगे नहीं। वेंडर कंपनी के खर्चे हो गए 25,000, तो भाई 15,000 परचेजिंग कंपनी ने कहा था वो रिम्बर्स करेगी, तो आपका एक्चुअल खर्चा एक्चुअली में 10,000 हुआ है। ओके सर, ये हमारी बात काम की है। फिर ए लिमिटेड ने लैंड एंड बिल्डिंग की ये वैल्यू लगाई है, प्लांट एंड मशीनरी की ये वैल्यू लगाई है, और पेटेंट की ये वैल्यू लगाई है, तो नॉट रेलिवेंट फॉर वेंडर कंपनी। नॉट रेलिवेंट फॉर वेंडर कंपनी। भाई आप मेरे से एसेट ले जाओ, जो मर्जी वैल्यू लगाते रहना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्रीज टू क्लोज द बुक्स ऑफ बीसी लिमिटेड। बेटे मैं जनरल एंट्रीज बनाने नहीं वाला हूं। क्वेश्चन ने कहा है कि जनरल एंट्रीज बनाओ, क्योंकि बुक आपको सिखा रही है, लेकिन अगर आप एग्जाम का पैटर्न चेक करोगे तो एग्जाम के अंदर हमेशा क्या आता है, वेंडर कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने को आते हैं, जनरल एंट्रीज बनाने को नहीं आती। इसलिए जनरल एंट्रीज मैं आपके साथ नहीं लिख रहा हूं, डिस्कस कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। पास एक्विजिशन एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। वो कह रहे गगन परचेजिंग कंपनी की बुक्स में एंट्री भी करना, तो मैंने कहा सर वो तो अभी आज की क्लास में हो नहीं पाएगा, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है ऑल्सो प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द वेंडर कंपनी। मैंने आपको पूरा ट्रीटमेंट बताया है, रियलाइजेशन अकाउंट भी बना दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अकाउंट भी बना दिया, इक्विटी शेयर होल्डर्स का भी बना दिया, परचेजिंग कंपनी का भी बना दिया, और बैंक का भी बना दिया। ठीक है, मैं तो आपको प्रोसीजर सिखा रहा हूं। कल को ये मत कहना कि सर क्वेश्चन में तो केवल 2 मांगे थे, आपने इतने सारे क्यों बनाए। तो मैं आपको पूरा सिखा रहा हूं। इस क्वेश्चन में अगर नहीं मांगा तो क्या हुआ, लर्निंग पूरी होगी। एग्जाम में वो जो मांगे वो बना देना। अगर आपका मन करे मेरी तरह 2-4 एक्स्ट्रा अकाउंट बनाने का तो वो भी बना देना, नहीं मन करे तो आप सीख जाओगे, मत बनाना। पर मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मुझे सिखाना है, इसलिए मैं सारे अकाउंट बना रहा हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर रहे। सर कितने बढ़िया हो आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने अपना स्टेप नंबर 1 तो पूरा कर दिया। मैंने सारी बुक्स जो थी वेंडर कंपनी की वो इन 4 अकाउंट्स में ट्रांसफर करनी होती है, वो मैंने कर दी। अब मेरा अगला स्टेप होता है कि मैं अपने जो वेंडर कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं उनकी पेमेंट कर दूं। तो जो एसेट्स परचेजिंग कंपनी ने ले लिए
जो एसेट परचेजिंग कंपनी ने मुझसे ले लिए उसके बदले में परचेजिंग कंपनी मेरे को एक कंसोलिडेटेड प्रॉमिस करती है कि हम तुम्हें कितने पैसे देंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन। तो मैंने अपने एसेट परचेजिंग कंपनी को दे दिए, मैंने अपनी लाइबिलिटीज जो थी परचेजिंग कंपनी को दे दी, तो वो एसेट्स और लाइबिलिटीज परचेजिंग कंपनी ले गई है। ठीक है, उनके बदले में उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको क्या प्राइस देंगे, कितना प्राइस उन्होंने हमें प्रॉमिस किया वो ले लो। तो आप परचेजिंग कंपनी को जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज दे रहे हो उसके बदले में जो परचेज कंसिडरेशन आपको मिल रहा है उसकी एंट्री होगी परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। परचेजिंग कंपनी के नाम मैंने डेबिट कर दिया कि भाई मैंने तुमसे 21,40,000 रुपीज लेने हैं। किस बात के लेने हैं, जो रियलाइजेशन में से तुम मेरे एसेट लाइबिलिटीज उठा के ले गए हो ना उसके बदले में मुझे लेने हैं। परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, सिंपल सी ये एंट्री है। तो मैं यहां पर परचेजिंग कंपनी के नाम पर डेबिट कर दूंगा टू रियलाइजेशन, इसे हम बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन ड्यू 21,40,000, 21,40,000। यहां लिख दूंगा बाय ए लिमिटेड परचेज कंसिडरेशन 21,40,000। अच्छा, इन सबका टोटल बाहर निकाल दें एक बार। 6 लाख प्लस 8 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख और प्लस 2,50,000। बेटे अगर मेरी टोटलिंग मिस्टेक हो जाए तो आप अपनी वाली फिगर लिख लेना, 21,50,000। मुझे बताओ, क्या मैंने लैंड एंड बिल्डिंग ए कंपनी को दे दी? यस। प्लांट एंड मशीनरी दे दी, गुडविल दे दी, पेटेंट दे दी, स्टॉक दे दिया, डेटर्स दे दिए। ये सारे मैंने किसको दे दिए? ए लिमिटेड को मैंने दे दिए। अब ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है और इसके बदले में मैंने उनसे कंसोलिडेटेड अमाउंट ले लिया। मैंने ये डिबेंचर्स की लाइबिलिटी भी परचेजिंग कंपनी को दे दी, मैंने ये ट्रेड पेबल भी परचेजिंग कंपनी को दे दिए, लेकिन जो इंटरेस्ट एक्रूड है ये परचेजिंग कंपनी ने नहीं लिया। उन्होंने कहा नहीं भैया हम नहीं ले रहे। तो इसकी पेमेंट कौन करेगा? इसकी पेमेंट अब वेंडर कंपनी को करनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ वापिस आइए स्टेप नंबर 2 में। मैंने सारे एसेट्स को सेल करना है, लाइबिलिटीज को पे करना है। तो जो एसेट लाइबिलिटीज परचेजिंग कंपनी ने ले ली उसका ये ट्रीटमेंट होगा। अगर कोई एसेट नहीं टेकन ओवर किया होता तो वो मेरे पास रह जाता, मैं उसको सेल कर देता, एंट्री हो जाती बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब मेरे पास कोई एसेट बचा नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन में इसका कोई पॉइंट होगा नहीं, लेकिन मेरे पास एक लाइबिलिटी बच गई है, तो इस लाइबिलिटी के लिए मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। बताओ कौन सी लाइबिलिटी बच गई? इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू या इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू जो भी आ रहा था उसकी मुझे पेमेंट करनी थी। और जब भी मैं पेमेंट करूंगा तो बैंक क्रेडिट होगी, और क्योंकि वो मेरी लाइबिलिटी रिलेशन अकाउंट में मैंने रखी हुई है तो मुझे वहां से उसको पे करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ ये लाइबिलिटीज की जो पेमेंट मुझे करनी है उसकी एंट्री आपको क्लियर हुई? आओ यहां पर लिख देता हूं टू बैंक इंटरेस्ट एक्रूड 10,000। ये लाइबिलिटी परचेजिंग कंपनी ने ली नहीं थी इसलिए मुझे इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। मैंने यहां पर लिख दिया बाय रियलाइजेशन, और बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट एक्रूड, ये हमें वहां से हमने यहां पर ट्रांसफर कर दिया। और अब मैंने सारे एसेट लाइबिलिटीज का ट्रीटमेंट कर दिया। अब मेरे पास बच जाता है पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। क्वेश्चन कह रहा था कि गगन टोटल लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हुए 25,000 के, जिसमें से 15,000 तुम्हारे को परचेजिंग कंपनी रिइंबर्स करेगी। अब यहां पर समझ लो, सिंपल क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में लिखा होता लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 25,000 तो इसका मतलब होता कि वो वेंडर कंपनी पे करेगी। अगर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस वेंडर कंपनी पे करेगी तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर वेंडर कंपनी पे करती, ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन में ऐसा ही होता है, तो हम यही एंट्री पास करते हैं, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस परचेजिंग कंपनी पे कर रही हो
नाउ अगर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट परचेजिंग कंपनी करे तो फिर वेंडर कंपनी को कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में, ना तो ये वाली सिचुएशन है और ना ही ये वाली सिचुएशन है। इस क्वेश्चन के अंदर ये सिचुएशन है जहां पर कुछ एक्सपेंडिचर वेंडर कंपनी को बियर करना है और कुछ परचेजिंग कंपनी देगी। तो ये सिचुएशन में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो इसके लिए आप इन दो एंट्रीज को याद कर लीजिए। टोटल लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है 25,000। सुनते जाइए। तो बैंक क्रेडिट हो गया क्योंकि हमें पेमेंट करनी है 25,000, लेकिन उसमें से 15,000 रुपीज हमने रिकवर करने हैं परचेजिंग कंपनी से, तो हम परचेजिंग कंपनी के नाम डेबिट कर देंगे। 15,000 परचेजिंग कंपनी के नाम डेबिट होगा और 10,000 वेंडर कंपनी का खर्चा है, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। बताइए, पहली एंट्री, वेंडर कंपनी को 25,000 पे करने हैं लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के, लेकिन उसका खर्चा लिक्विडेशन का केवल 10,000 है। 15,000 क्योंकि उसने परचेजिंग कंपनी से रिकवर करना है, तो हम परचेजिंग कंपनी को डेटर दिखाएंगे, डेबिट कर देंगे। ये एंट्री समझ में आती है? तो बैंक अकाउंट में जाएंगे और बैंक अकाउंट में लिखेंगे बाय ए लिमिटेड। 15,000 तो ए लिमिटेड को के बिहाफ पर हमने पे किए हैं, और बाय रियलाइजेशन 10,000। ठीक है, अब इसको सेकंड इफेक्ट आपने पोस्ट करना है, तो यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट में लिखूंगा टू बैंक लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 10,000, और यहां पर लिख दूंगा ए लिमिटेड के नाम पर, ए लिमिटेड के नाम पे लिख दूंगा टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, सॉरी 15,000। नाउ हमने ये पहली एंट्री पास कर दी, 25,000 का हमने खर्चा पे कर दिया, 15,000 हमने ए लिमिटेड के नाम बुक कर लिया। तो अब ए लिमिटेड से ये वाले पैसे भी लेने हैं, और ये वाले पैसे अदर देन परचेज कंसिडरेशन है। वो पैसे जो देने हैं परचेज कंसिडरेशन वो देने हैं, प्लस ए लिमिटेड ने 15,000 रुपीज अलग से हमें रियलाइजेशन के एक्सपेंस के देने हैं। तो ये 15,000 और 15,000, तो ये वाली एंट्री भी हम पोस्ट करेंगे। यहां लिखूंगा टू ए लिमिटेड 15,000, और यहां लिखूंगा बाय बैंक, ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की रीइंबर्समेंट है। तो एक बार हमने पेमेंट की ए लिमिटेड के बिहाफ पर, और नेक्स्ट एंट्री में हमने उससे रीइंबर्समेंट ले ली, तो अल्टीमेटली ये 15,000 का इफेक्ट नील हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ भी नहीं जाएगा। आइए जी, हमने अपना स्टेप नंबर 3 कंप्लीट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टेप नंबर 4 में पेमेंट करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करनी है, तो पहले हमारे को परचेज कंसेशन रिसीव भी करना चाहिए था, तो हम बीच में लिख लेते हैं यहां पर एक और स्टेप, इसको स्टेप नंबर 4 कर देते हैं, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8। यहां हम लिख देते हैं रिसीव परचेज कंसिडरेशन। तो आप परचेज कंसिडरेशन को रिसीव करेंगे। जब आप परचेज कंसिडरेशन को रिसीव करेंगे, तो मुझे ये बताइए, ये यहां पर परचेज कंसिडरेशन को जब आप रिसीव करेंगे तो क्या क्या मिल रहा है आपको? एक तो मिलेगा आपको इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी, एक मिलेंगे प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी, एक आपको मिलेगा बैंक टू परचेजिंग कंपनी। तो परचेजिंग कंपनी से आइए रिसीव कर लेते हैं, जो जो हमने उनसे लेना है पहले वो ले लें, और फिर हम प्रेफरेंस होल्डर्स की पेमेंट करेंगे।
यहां पर हम इनसे लेंगे एक तो इक्विटी शेयर्स इन ए, ये थे 15 lakhs के। एक हम लेंगे इनसे प्रेफरेंस शेयर्स इन ए 4 लाख के, और एक हम इनसे लेंगे बैंक का अमाउंट 2,40,000, और यहां लिख देंगे टू ए लिमिटेड 2,40,000। ये वाले प्रेफरेंस शेयर्स सीधे के सीधे हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पकड़ा देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम दे देंगे। प्रेफरेंस शेयर्स इन ए लिमिटेड 4 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स इन ए लिमिटेड 4 लाख, और हमने इनको 40,000 रुपीज का बैंक भी देना था, ये हमने पे कर दिया। डबल एंट्री को मेंटेन करते हुए चलना। बैंक अकाउंट में लिखोगे बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 40,000। ठीक है, अब आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दी। अब हमारे सारे अकाउंट क्लोज होते जाएंगे। देखो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दी। अब यहां पर इनकी कैपिटल थी 4 लाख और हमने इन्हें पेमेंट की है 4,40,000। तो इसका मतलब है यहां पर एक लॉस आ गया, ये लॉस है, बैलेंसिंग फिगर 40,000। ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, और यहां लिखोगे आप टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। अब हमारे सारे अकाउंट एक एक करके क्लोज होते जाएंगे। अब हमारा जो प्रोसीजर था वो कंप्लीट हो गया। स्टेप 4 के बाद स्टेप 5 में हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आप क्या पेमेंट करोगे वो क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन ने कहा था हमने उनको कुछ कैश देना है 10 रुपीज के हिसाब से, तो वो दे दिया, और प्रेफरेंस शेयर देने थे वो दे दिए। जो भी बैलेंस बच गया, अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट में जो भी बैलेंस बच गया वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे लिए प्रॉफिट या लॉस है। उसके बाद मैंने लिखा है मेक पेमेंट टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। तो ये वाला पॉइंट इस क्वेश्चन में है नहीं, जब आएगा तब डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अकाउंट क्लोज हो गया, अब मैं रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करूंगा, और रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी बैलेंस बचेगा वो प्रॉफिट और लॉस होगा, और वो मेरे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में चला जाएगा। तो पहले क्या क्लोज करना है मुझे? अब मुझे क्लोज करना है अपना रियलाइजेशन अकाउंट। तो आइए हम चलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के पास, और रियलाइजेशन अकाउंट में देखते हैं हमें क्या प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। इसके लिए मुझे देखना होगा कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। लग तो मुझे प्रॉफिट ही रहा है। 21,40,000 प्लस 250 3,04,10,000 25,50,000। मुझे क्रेडिट साइड इसकी बिगर लग रही है 25,50,000 माइनस 21,50,000 और माइनस 40 50 60,000। मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है 3,40,000 का। यहां पर आएगा टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर 3,40,000 25,50,000। रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक है, ए कंपनी का भी अकाउंट यहां पर आप देखोगे ये क्लोज हो चुका होगा, ये अपने आप क्लोज हो चुका होगा 21,55,000, और इसको भी चेक कर लो 15,000 प्लस 15 लाख प्लस 4 लाख प्लस 2,40,000 21,55,000। ठीक है, अब आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर देनी है और आपके सभी अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज होंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमने क्या देना है? हमने इनको देना है इक्विटी शेयर्स इन ए लिमिटेड। ये शायद 15 lakhs के थे।
इक्विटी शेयर्स इन ए लिमिटेड हम चेक कर लेते हैं, 15 लाख के थे और हमने इनको क्या देना था, और हमने इनको पैसे देने थे टू बैंक। ये हमें 2 रुपीज की पेमेंट देनी थी, 2 लाख बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। अब ये हमारे पास दोनों अकाउंट ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे, दोनों के दोनों टैली हो जाएंगे और दोनों के अंदर कोई बैलेंस बचना नहीं चाहिए। अगर बच गया तो फिर हमने कहीं कुछ मिस्टेक कर दी। 20,000 प्लस 15,000 प्लस 2,40,000, यह आ गया 2,75,000। वहां पर 2 लाख प्लस 40,000 और प्लस 25,000 प्लस 10,000, 2,75,000 और ये हो जाएगा 17,30,000 और वहां पर हो जाएगा 10 लाख की कैपिटल, 2 लाख का कैपिटल रिजर्व, 1 लाख का जनरल रिजर्व, 40,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कोई लायबिलिटी तो आई नहीं, प्लस 50,000, 13,90,000। ये कैसे हो सकता है? अच्छा सरप्लस हमने डाला, सरप्लस कितना आया था हमारा 340। सरप्लस आ गया 3,40,000, टोटल आ गया 17,30,000। तो बेटे इस क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा से रिपीट करना और इसमें हमारा आंसर और बुक का आंसर वेरी कर रहा है। हमारा आंसर आ गया रिलेशन का 3,40,000 और अगर आप बुक में जाएंगे तो आप कहेंगे कि सर बुक का आंसर आ रहा है 3,50,000। ये देखिए, तो हो सकता है कि टोटलिंग मिस्टेक हो या कुछ और हो, मैं नहीं कह सकता। या यहां पर दिखाई दे रहा है कि ये फर्क इसलिए आ रहा है कि उन्होंने वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी एज्यूम की है 10,000 रुपीज की, तो इसकी वजह से कोई ऐसी खास बात नहीं है। बुक का ट्रीटमेंट, अब मैं क्या कहूं, बुक का ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं है। जो मैंने आपको बनाकर दिखाया है पूरा डबल एंट्री के हिसाब से ट्रीटमेंट करके दिखाया है। तो कई बार क्वेश्चन के अंदर अगर बैलेंस मामूली से डिफरेंस होते हैं तो आपको लैंग्वेज के इफेक्ट को समझना है कि वो लैंग्वेज का इफेक्ट है और कुछ भी नहीं है। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और वो जो नोट्स मैंने आपको दिए हुए हैं आपको नोट करना हो तो आप उसको नोट कर लेना, बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसको प्रॉपर नोटिंग भी करवा दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।